हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को में कराने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक होंगे पूरा टॉपिक का हम निचोड़ करा देंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको बायोलॉजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी का 100+ क्वेश्चन क्या है कि 100+ क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन कराएंगे जो कि कभी कोई क्वेश्चन 2022 में, कोई 2023 में, 24 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे, ठीक है। जो पहला टॉपिक आ गया, टॉपिक का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, तो ये लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जय प्रकर्म। क्या होता है जय प्रकर्म, पहला टॉपिक आ गया। और इससे जितने भी टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको हम करा देंगे। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है क्या है कि किस पौधे में अनुपस्थिति रहते हैं। किस पौधे में रज क्या है, किस पौधे में, यहाँ पे रज लिखा गया, यहाँ पे रद होगा, क्या होगा, रद उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रीला। क्या हो जाएगा, हाइड्रीला इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम फास्ट में करते हैं, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मानव गुद्दे का आकार कैसा होता है। मानव का जो गुद्दा होता है, किडनी होता है, उसका आकार कैसा होता है। उसकी अगर आकार की अगर हम बात करें तो होता है सेम के बीज की आकार। सेम का जैसे बीज होता है ना, उस आकार का मानव का गुद्दा का आकार होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि किस जीव में, अच्छा देख लेते हैं दो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। चलिए दो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा कट रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखिए, पक्षी में हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में होता है, लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन का कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। जो फेमस पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है द माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधे और पशुओं में कोशिकाओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे और पशुओं में जो कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारे प्यारे बच्चों, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। और ये क्वेश्चन जो है 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। अब देखिए 2021 में पूछा गया है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है पेरिडोमी से। क्या है, पेरिकार्डियोमी से घिरा हुआ है। अगला है रक्त, इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त जो होता है, यानी कि खून जो होता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, किसके कारण लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त के हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है। तो ये रक्त वाहिनी जो है, ये क्या कहलाता है, तो ये धमनी कहलाता है। क्या कहलाता है, धमनी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, तो ये क्या करता है, ये जल का वहन करता है, ये जल का वहन का उत्तरदायी करता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, यानी कि इसमें से सभी चीज़ क्या है, आवश्यक है। अगला, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऐसी प्रकार का जो श्वसन है, उसमें जो ऊर्जा होती है ज़्यादा निकलती है, तो ये हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तिलचट्टा में कितने प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में जो होता है 6 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। अगला है
ट्रैकिया किस जीव की श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो है किस प्रकार की श्वसन अंग है? तो ये हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा? कॉकरोच। क्या हो जाएगा? कॉकरोच। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण निम्न में से क्या नहीं होता है? तो इसमें CO2 मुक्त होता है। क्या होता है? CO2 मुक्त होता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इसमें किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा जो अपना जो भोजन है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अमीबा में अधिकांश क्या है? कि अमीबा में अधिकांश पोषण है। अमीबा में अधिकांश पोषण है। अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्या है कि अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। तो अभी अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन लेती हैं? मछलियाँ जो सांस लेती हैं, तो सांस कैसे लेती है? नाक से, मुंह से, गले से, फेफड़ा से, किससे सांस लेती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मछलियाँ जो सांस लेती है वो गिल से लेती है। फेफड़ा से तो इंसान लेता है। अब यहाँ पे गिल्स ऑप्शन में देखिए है, ये नीचे यहाँ पे है। तो ये मछलियाँ जो है ये गिल्स से सांस लेते हैं। याद रहेगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की अगर महत्वपूर्ण अगर विशेषता की अगर बात करें तो जीवन की महत्वपूर्ण जो विशेषता है मेरा वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कम होता है, दिन में होता है, रात में? दिन या रात दोनों में, यानी में से कोई नहीं होता। इस आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। जब सूर्य की रोशनी मिलता है तो प्रकाश का संश्लेषण होता है, और रात में तो सूर्य होता ही नहीं है, इसलिए ये दिन में होता है। याद रहेगा, यानी 20 का इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ से 21 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवी में? कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है। कहाँ होती है पहले बच्चों? हरे पौधे में होती है। तो यहाँ से पहला टॉपिक जय प्रकर्मर से यहाँ से 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, धमाल हो जाएगा। आज बायोलॉजी का चिदरा फट जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? बताइए जल्दी से ना, कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि शरीर की संतुलन बनाए रखता है। शरीर की संतुलन, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा? कि शरीर की संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है भाई? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो ये जो होता है ना, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो होता है शरीर की कोशिकाओं को संतुलन बनाए रखता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर का जो कोशिका होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबा जो कोशिका होता है वो कोशिका का नाम क्या है? जल्दी बताइए इसका कोशिका का नाम क्या है? तो उस कोशिका का नाम होगा तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पे कहीं पे है, ये रहा तंत्रिका कोशिका, अलग अलग हो गया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है मनुष्य में जो हार्मोन है ये स्रावित होता है। कहाँ से होता है? बाहर नकलिंद्रिकाल किससे होता है? तो मानव में जो स्रावित होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हार्मोन को। किसे कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा दमेदार और मजेदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा? कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ मतलब जन्म का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्थ हार्मोन। अगर हम बर्थ हार्मोन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, यानी कि यहाँ का आंसर जो हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। अगला हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और ये क्वेश्चन ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? अब ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बायोलॉजी का है कि इनमें कौन सी बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए सेरिब्रम जो है ना, ये बुद्धि की चतुराई को
और बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है ये सेरिब्रम, जो हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ रहता है, जो कि हम सोचते विचारते हैं ना, ये हमारे दिमाग से उत्पन्न होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, अगला है कि एडोजन है। एडोजन क्या है? एडोजन जो है ये क्या है? तो एडोजन जो है एक नरलिंगिंग हार्मोन है। क्या है? एक नरलिंगिंग हार्मोन है। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड जब किसी को थायराइड होता है तो इसमें कौन सा हार्मोन जो होता है स्रावित हो जाता है? तो अगर हम बात करें तो ये होता है थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है वो स्रावित हो जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हमारे शरीर में विविध जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विविध जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है, ये कौन करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चों, ये करता है तंत्रिका द्वारा और रासायनिक द्वारा, दोनों द्वारा करता है, यानी कि दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों द्वारा होता है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एब्सिडिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिडिक एसिड जो है ये किस तरह का रसायन है? अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वृद्धि रोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि रोधक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त हो? ये तो इसको आपको VVI लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है VVI। ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए कि फल पकाने के लिए उपयुक्त है। फल पकाने के लिए कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? देखिए एथिलीन जो होता है ना, फल पकाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा? एथिलीन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग? क्या है कि मस्तिष्क का क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन एवं श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो अगर हम बात करें तो ये मेंडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंडुला, बी इधर राइट आंसर। अगला है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। बीज रहित पौधे में सहायक होता है। पौधे में क्या सहायक होता है प्यारे बच्चों? तो इसमें होता है ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों सहायक होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों इसमें सहायक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष पुरुष हार्मोन है? मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो पुरुष लिंगिंग हार्मोन है। क्या एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, या टेस्टोस्टेरोन है, या इंसुलिन है? आपको बताना है। तो हम इसमें बता दें, पुरुष में जो होता है ना हार्मोन जो होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो पुरुष में होता है, जिसकी वजह से बाल दाढ़ी मूछें उगती है। अगर यही हार्मोन अगर महिलाओं में हो जाए तो महिलाओं में दाढ़ी मूछ उगना शुरू हो जाता है। तो सब कहता है यार मर्द वाली बुद्धि आ गया। ठीक है, अगली बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये स्रावित होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्रावित कहाँ पे होता है? अब देख लीजिए 2022 में पूछा गया है। तो देखिए विरचक होता है। ठीक है, ये विरचक। अब विरचक ये होता क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है कहाँ पे होता है? ये विरचक में पाया जाता है। अब विरचक क्या होता है आप जानते हैं? ये जो पुरुष का जो भाग होता है जहाँ पे ये वाले भाग होते हैं ना, इसी को विरचक कहा जाता है। ठीक है, और इसी में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किस में स्रावित होता है? तो ये होता है अंडाशय में स्रावित होता है। किस में होता है? अंडाशय में स्रावित होता है। अगला है अग्नाशय द्वार निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? अग्नाशय द्वार निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये विरसक में और ग्लूकॉन में दोनों में ये स्रावित करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्ती का मुरझाना, क्या है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्ती का जो मुरझा जाती है वह किसके कारण होता है? तो ये होता है एब्सिडिक अम्ल के कारण। किसके होता है? एब्सिडिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर होगा। अगला है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय। थोड़ा सा हाँ चलिए, क्या है क्वेश्चन कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाती है? तो अगर क्रिया विधि की बात करें तो ये हो जाएगा श्वासोत्त। क्या है? श्वासन विधि से नियंत्रित की जाती है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा पादप, क्या है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? बेचने, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है टाइपिंग में, ऐसे बेचने नहीं होगा, बेचने वाले हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा थाइलिन। यहाँ पे जो बेचना है ना इसको हो जाएगा बेचने। ठीक है, बेचने, तो ये हो जाएगा
थाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइलिन। अगला क्वेश्चन है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो पहचान कराती है वह कहलाती है प्रभाव। क्या कहलाता है? प्रभावक कहलाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा इसको ध्यान देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य लाभी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। मतलब कौन सा है जो बाह्य लाभी ग्रंथि है और ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कौन होता है? तो ये अग्नाशय होता है। कौन सा होता है? अग्नाशय जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विरसक के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विरसक के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? तो ऊपर स्थित कौन सा होता है? तो ये होता है एड्रीनल होता है। कौन सा होता है? एड्रीनल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धमेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। मतलब जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो ये संवेदी अंग कौन सा है? तो ये है श्रवणग्राही है। कौन सा है? श्रवणग्राही है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ये तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इनकी प्रकार की बात करें तो ये जो प्रकार होती है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्या है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है ये कहाँ पे बनते हैं? तो देखिए प्रतिवर्ती जो चाप जो होता है ये मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ पे बनते हैं? मेरु रज्जु में बनता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानो, क्या है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा जा सकता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसको कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा जा सकता है। याद रहेगा 3, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शरीर के प्रधान नियंत्रण प्रचि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रण प्रचि जो है वो हम किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से अगला नेक्स्ट टॉपिक आया जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ से तीसरा टॉपिक आता है जीव जनन कैसे करते हैं, और ये तीसरा टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज द रिप्रोड्यूस। इसे भी क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में पक्का करें, यहाँ से 10 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे और पक्का 10 नंबर आपको एग्जाम में छप जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। अब देखिए किशोर अवस्था क्या होता है, जैसे बच्चे सियान होते हैं ना उसका जो अवस्था में उसका हर चीज़ क्या होता है? चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है ये किसके कारण होता है? चेंजिंग किसके कारण होता है? तो ये चेंजिंग होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और एस्ट्रोजन के कारण होता है। शरीर में बोलनी चेंज हो जाता है, शरीर का आकार जो होता है, गुप्त अंग होते हैं ये सभी बढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये किशोर अवस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन। तो कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी कि बात करें तो ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निषेचन में क्रिया किस जीव में मुक्त होती है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर की अगर बात करें तो ये जो होता है निषेचन जो होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। किसमें होता है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है। जनक यानी कि जो पिता होते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर से जो कलिका निकलते हैं वो क्या होता है? क्या मूलकन में होता है, विखंडन में होता है, अपखंडन में होता है, या बीजाणु जनन में होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है मुकुलन में होता है। किसमें होता है? मुकुलन में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सभी केसा के आधारित भाग को कहते हैं। ये 2011 में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ठीक है, सभी केसा के आधारित भाग को कहते हैं। तो भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडा वाले भाग को कहा जाता है सभी केसा। ठीक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्या कहता है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों? तो लैंगिक जनन में नर और स्त्री जनन दोनों की आवश्यकता होती है। नर मतलब होता है पुरुष
और मादा मतलब महिला। तो नर मतलब पुरुष और स्त्री तो बता ही दिया, यानी दोनों को मिलना बहुत जरूरी होती है, तभी जाके लैंगिक जनन हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, मतलब फूल का जो नर प्रजनन अंग होता है वो क्या कहलाता है, वह होता है पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर से वह नर प्रजनन अंग करता है। और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी 2021 में पूछा गया है, और यहाँ पे ए यानी प्रथम पाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्या का क्वेश्चन कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है, तो ये हो जाएगा नर। क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा अगला क्वेश्चन कि पुरुष में यौनारंभ का लक्षण है, मतलब पुरुष में यौन का लक्षण जो होता है ये कब से शुरू होता है, कब से यह प्रारंभ हो जाता है, और होता है तो इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है, तो देख लीजिए। अगर होता है, और कोई युवा अवस्था में जब वो ग्रसित होता है, युवा अवस्था में वो प्रवेश करता है, तो दाढ़ी में मूंछ उगने लगता है, कंठ फूट जाता है, कंठ थोड़ा सा निकल जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है, मांसपेशियों में उभर आता है। मांसपेशियों यानी कि क्या होता है, सीना, हाथ का बॉडी, ये सभी जो होता है उभरना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं युवा अवस्था, यौवन आरंभ यानी कि जवानी की अवस्था। ठीक है, यानी कि इसमें सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी आंसर है। ठीक है, सब सही आंसर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि मनुष्य में नर जनांग, क्या है कि मनुष्य में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन सा है, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा होगा, तो अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो नर जनांग वो ये वीर्य के माध्यम से होता है, मूत्र मार्ग भी होता है और शुक्राणु होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु का ग्रस होता है, और शुक्राणु ग्रस जो होता है वीर्य से ही होता है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, उचाता शुक्राणु कहाँ बनता है, मतलब शुक्राणु जो होता है ये कहाँ बनता है, और ये बनता है तो उच्च शुक्राणु कहाँ बनता है। सबसे ज़्यादा जो उच्च शुक्राणु होते हैं ये कहाँ बनते हैं, तो ये शुक्राणु वीर्यक में बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु वीर्यक। और वीर्यक क्या होता है ना, आपको हम पहले ही बता दीजिए ना, ये जो भाग जो होता है इधर, जो ये भाग और ये भाग जो होते हैं ना, और ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, वीर्यक कहा जाता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, वीर्यक यानी कि वीर शुक्राणु इसी में पाए जाते हैं, और इसी से यह होते हुए ये मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों बताते हैं यहाँ पे क्या कहा क्वेश्चन को कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेध होता है। मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का जो होता है निषेध होता है, लेकिन कहाँ पे निषेध होता है, तो निषेध की अगर हम बात करें तो फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है, फेलोपियन जो नलिका होता है उसमें मनुष्य में शुक्राणु का अंडाशु का निषेध होता है। ठीक है, अगला है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो भ्रूण का जो विकास होता है ये गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। जो कि यूरियन जो होता है ना, ये वाला जो भाग होता है, ये भाग थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सही से बन नहीं पा रहा है इधर, और ये इधर होता है। इसी में क्या होता है, इसमें गर्भाशय का भाग होता है। ये योनि होता है जो यहाँ से ये वीर्य उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसको हम फिर से बना देते हैं, सही से नहीं बन पा रहा है हाथ से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, और यहाँ पे ये भाग होती है, और यहाँ से ये वीर्य जाता है, और इधर अंडाशय इधर अंडाशय रहता है, और दोनों में जाकर वो फंस जाता है। जो अंडा में जो प्रवेश कर जाता है वहीं से गर्भाशय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गर्भाशय में, कहाँ पे हो जाएगा, गर्भाशय, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि किस स्थिति में फॉल्प्स यूटेरस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेक्टन तथा क्लेडिक स्रावित करता है। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये अंडाणु के निषेध होने के बाद, अंडाशय से निषेध नहीं होने के बाद, ए बी दोनों के बाद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर जो होगा अंडाणु, क्या हो जाएगा, अंडाणु के निश्चित होने के बाद। क्या हो जाएगा, अंडाणु को निषेचित होने के बाद, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लैंगिक जनक संचारित हार्पिक रोग है। लैंगिक जनन संचारित हार्पिक रोग है, तो रोग क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अगर रोग की बात करें तो ये वायरस जनी है। क्या है, ये वायरस जनी है, वायरस। ठीक है, यानी कि ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। पुरुष के जो शीशन होता है उसको शिखर का भाग जो होता है वह कहलाता है। भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वह कहलाता है ग्रीवा तथा सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है, यानी कि नहीं ग्रीवा क्या है क्वेश्चन, एक मिनट
नहीं नहीं, यहाँ पे ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये ग्लांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लांस हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं। नर युग्म एवं मादा युग्म का जो संगम होता है कहते हैं। अब देखिए 2014-2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसको निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, और आखिरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। क्या कहता है? किसमें लैंगिक जनन मूलकुलन द्वारा होता है? किसमें लैंगिक जनन मूलकुलन द्वारा होता है? तो मूलकुलन की अगर बात करें तो ये ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि अनुवंशिकता एवं जैव विकास, अनुवंशिकता एवं जैव विकास का ये टॉपिक है, चैप्टर 4 टॉपिक, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये अनुवंशिकता एवं जैव विकास, और इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम ऑब्जेक्टिव को, हम सब्जेक्टिव को, सभी क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। तो वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जनकों में उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ पे लिखा पौड़ी दर बीड़ी, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे से हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों को माध्यम से पैतृक होता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुवंशिकता कहते हैं। अब अनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के पिता नटे हैं तो उसका बच्चा जो होगा उसका भी बच्चा नटे होगा। जिसका पिता अगर मान लेते हैं कि उसका केस बाल होगा, उसी तरह से उसका बच्चा भी होगा। तो ये अनुवंशिकता कहलाता है, उसका लक्षण होता है। पिता का लक्षण उसके बेटे में जाएगा, माँ की लक्षण उसके बेटी में जाएगा, तो ये क्या होता है? अनुवंशिकता का लक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवंशिकता का जो पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसने नहीं पता किए थे, इसलिए इन्हीं सब जांचे थे, इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं कि क्या कहता है कि अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधे को मंडल में क्या नाम दिया गया तथा उस किस अक्षर से इंगित किया गया है? कि अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले और दो जनक पौधों में मंडल के क्या नाम दिया है और उसे किस अक्षर से इंगित किया गया? तो अगर उसे अक्षर की अगर बात करें तो अक्षर जो है वह पी से किया गया है, लेकिन जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी, यानी कि पी से दर्शाया गया है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मंडल के एक संका क्या है? मंडल के एक संका संकरण क्या पाया गया है? प्रयोग विधि में जिन रूपी अनुपात है। तो अगर इसकी अगर हम बात कर लें तो अनुपात की अगर बात करेंगे तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में जीनी संरचना कहलाता है? किस जीव में जीनी क्या है? किस जीव में जीनी संरचना कहलाता है? तो अगर संरचना की अगर बात करें तो हो जाएगा जीन प्ररूप या जीनोटाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन प्ररूप या जीनोटाइप, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि मंडल में अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मतलब मंडल जो थे क्या थे? मंडल नहीं होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए वह मटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग किया था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो ये कहलाता है अनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवंशिकी कहलाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है इसको भी देखते हैं कि मानव का उद्भव स्थान है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव अगर स्थान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो अफ्रीकी जो है मानव का सबसे निकट, मतलब अफ्रीका में मानव का, मनुष्य का सबसे निकट पास में रहने वाला जीव क्या है, जंतु क्या है? तो वह चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी है। यहाँ पे लिखा गया चिंपैंजी, तो यहाँ पे चिंपैंजी नहीं होगा, चिंपैंजी हो जाएगा। ठीक है, चिंपैंजी याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा कि पक्षी तथा तितली के पंख क्या कहलाता है?
कैसा होता है, समजात होता है, असमजात होता है, अवशोषित होता है, कैसा होता है? तो ये होता है अवशेषी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा समशोषी नहीं होगा, ये हो जाएगा असमजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमजात हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है? प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों के बने होते हैं जिसे कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसे हम कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। किससे कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिनकी उत्पत्ति तथा मूल उद्रायण समान होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसी अंक को कहते हैं। तो ऐसी अंक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसी अंक को समजात अंक कहते हैं। कैसी अंक कहते हैं? समजात अंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है, ऐसी पाई जाती है। क्या है कि वर्तमान प्राणी में कुछ संरचनाएं ऐसी, यहाँ पे एमी नहीं, ऐसी पाई जाती है, ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर, यहाँ पे कुछ छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचना को कहते हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? अवशेषी अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को अवशेषी अंक कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीन शब्द का प्रस्ताव किसने की थी? जीन शब्द का प्रस्ताव किसने किया था? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन शब्द का जो प्रस्तावना जो है ये किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक पेंडल के नियमों का पुनः खोज की संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक पेंडल, यहाँ पे पेंडल नहीं होकर यहाँ पे हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंडल के नियमों की पुनः खोज किया था। तो किसने किया था? ये समरक किया था। किसने किया था? सर्मक ने, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब आता है हमारा पर्यावरण से। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आई। ये बायोलॉजी का पूरा निचोड़ है। क्या कहता है कि हमारा पर्यावरण क्या है? हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट। क्या है? आवर इन्वायरमेंट। पहला क्वेश्चन आ गया कि BSIB का संबंध है। BSIB का संबंध किससे है? तो BSIB का जो संबंध है ये वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह पर, इनमें से किस में नहीं? पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वायुमंडल जो होता है ना, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है। किसे पाया जाता है? ऊपरी सतह पर पाया जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्मा गर्म मसाले क्वेश्चन, क्या कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मुख्य स्रोत जो होगा ना ये सूर्य हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये VV क्वेश्चन है, यानी कि VVI क्वेश्चन है। क्यों? ये 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, एक साल 2 साल गैप होता है, क्वेश्चन ये टपक जाता है, तो इसीलिए इसको हम VVI में रखते हैं। ठीक है, अगला है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कहाँ पे होता है? तो एक दिशीय में होता है। किस में होता है? एक दिशीय में होता है। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मैदानी परिस्थिति क्या है? कि मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? तो तृतीय जो उपभोक्ता होता है ना ये सर्प होता है। क्या होता है? सर्प, यानी कि सांप होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा फलों को छिलके, गोबर, पेपर, ये सभी जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? मतलब ओजोन परत का जो अवक्षय जो है ये मुख्य रूप से ये जिम्मेवार कौन है? तो अगर जिम्मेवार की अगर बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा CFC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CFC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको इसको कमेंट में बताना है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, तो ऊर्जा का ग्रहण करने वाले उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र की अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके आंसर की अगर बात करें ना प्यारे बच्चों, 2022 में पूछा गया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, शाक भक्षी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं। तो उत्पादक इसमें क्या हो जाएगा, घास क्या है, उत्पादक है, मेढक तो उत्पादक है, ये सभी तो इस पर ही निर्भर रहता है, घास में रहता है, घास ही खाता है मेढक भी। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पूंजी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पूंजी पर हमेशा कौन रहता है। तो अगर हम बात करेंगे ना, तो वो मांसाहारी रहता है। कौन सा रहता है, मांसाहारी रहता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का जो होता है वो निर्माण होता है। तो शाकाहारी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो शाकाहारी का जो निर्माण होता है वह द्वितीय क्या हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर पर निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, द्वितीय पोषी स्तर पर निर्माण होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। क्या है, वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण क्या होता है, तो हिरण जो होता है ना वो प्राथमिक होगा, क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है वन परिस्थिति तंत्र में। ठीक, किसी परिस्थिति तंत्र में जैव घटक होते हैं, किसी परिस्थिति तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो जैव घटक कैसे होते हैं, तो जैव घटक जो होते हैं ये होते हैं पौधे। क्या है, पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आ गया, जिस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन। अब इससे क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द नेचर रिसोर्सेज। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे जिससे कि चिपको आंदोलन, तो ये क्वेश्चन आपका एसएसटी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ से आपको इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये आपका हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये 100+ क्या, ये 150 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को, पूरा निचोड़ है बायोलॉजी का। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन था क्या, चिपकने का, किसमें चिपकने का, तो ये था वन संरक्षण। क्या था, चिपको आंदोलन था वन संरक्षण, यानी कि वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए लोग सब क्या किए, ये पेड़े पर चिपक गए, तो इसको बोलेंगे वन संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण नहीं था, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण नहीं था, ये वन संरक्षण था। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत था प्यारे बच्चों ये हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1970 में, 1970 में हुआ था, 1970 में हुआ था, 1970 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको गर्मा गर्म क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें ना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भूमिगत जल का उदाहरण है। मतलब भूमिगत जल का मतलब होता है जो भूमि यानी कि मिट्टी के नीचे से जो जल निकलता है वो होता है क्या, क्या नदी, तालाब। तो देखिए नदी तालाब तो सब ऊपर ही से पानी रहता है ना, समुद्र ऊपर ही रहता है, लेकिन कुआं जो होता है समुद्र के नीचे से पानी निकलता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कहता है कि टेहरी बांध क्या है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। टेहरी जो बांध है वह कौन सा प्रदेश में टेहरी बांध का निर्माण किया गया था। तो वह निर्माण है उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में टेहरी बांध का निर्माण किया गया था। कहाँ पे किया गया था? टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। अगला है यूरो 11। क्या है? यूरो 11 का संबंध किस प्रदूषण से है? मतलब यूरो 11 जो है ये एक तरह का प्रदूषण है, लेकिन कौन सा प्रदूषण है? ये प्रदूषण किससे संबंधित है? क्या ये जल से है, मृदा से, वायु है? तो यूरो जो लिया गया है यूरो 11 ये संबंध प्रदूषण तो है, लेकिन ये वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण से, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस ही उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। अगला बात करते हैं कि मुरंगम क्या है? सॉरी, यहाँ पे मुरंगम नहीं, यहाँ पे सुरंग हो जाएगा। सुरंगम, यहाँ पे सौ मौ के जगह पे सौ हो जाएगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहालय व्यवस्था है? सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहालय व्यवस्था है? तो अगर इसका हम जल व्यवस्था की बात करें तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कौन सा है जो स्वस्थ मतलब अच्छा है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे अच्छा है? अब बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए कोयला, लकड़ी, तो ये तो स्वच्छ तो है नहीं। ये प्राकृतिक गैस जो है ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, स्वच्छ। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो अगर ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जैव मात्रा। क्या हो जाएगा? जैव मात्रा, बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोगैस, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए पेट्रोलियम जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म है, कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जैसे कि इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु जब दर कर मिट्टी में जब मर जाते हैं, ढह जाते हैं, तो उसका जो पदार्थ होता है वह नीचे चला जाता है। ठीक है, और वह पेट्रोलियम के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में आता है। लेकिन इसमें पूछा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। समझा गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि पुनर्चक्रण द्वारा। क्या है कि पुनर्चक्रण द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा वस्तु है जिसको प्रयोग करने के बाद उसे फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए कोयला को तो उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आएगा। पेड़ को काट देंगे तो फिर वो फिर से पेड़ नहीं बनेगा। पेट्रोलियम एक बार प्रयोग कर लेंगे, जला देंगे तो पेट्रोल नहीं बनेंगे। कागज को जलाने के बाद उससे हम पेंसिल बना सकते हैं, राख से कोई चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पुनः जो चक्रण है ये चलता रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वायु प्रदूषण का मानक कौन सा है? वायु जो प्रदूषण होता है इसका मानक है। अभी ये क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन आया। क्या है? इसके पहले ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आया लेकिन यूरो था, यूरो 11, यूरो 12, तो ये सभी जो है यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 जो है ये सभी वायु प्रदूषण को मानक ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है यूरो प्रदूषण को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का मतलब क्या था और चिपको आंदोलन कब हुआ था? अब यहाँ पे आया चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? चिपको जो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन जो था ना ये रेरी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गढ़वाला के रेरी नामक गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, जो कि सरकार के माध्यम से पेड़ को बहुत काटा जा रहा था। तब अस्थायी जो लोग थी, महिला थी, अब पेड़ को बचाने के लिए पेड़ में जाकर चिपक गई कि नहीं पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ में चिपक गई, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन ये नाम दे दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहता है कि निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन सी है? क्या है कि निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन सी है? और विषैली गैस की अगर बात करें तो देखिए नाइट्रोजन विषैली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी विषैला गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? ये सभी विषैला गैस है। यानी कि इसमें से सभी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ये सभी विषैले गैस है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आ गया कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का जो उपयोग होता है ये कहाँ पे होता है?
तो देखिए CFC क्या होता है, गैस होता है, और ये गैस का प्रयोग कहाँ होता है, एयर कंडीशनर में होता है जिसको AC कहते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में होता है, इंजन में होता है, यानी कि सभी चीज़ में CFC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या हो सकता है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होगा ये सूर्य होगा। अगर सूर्य ही नहीं उगेगा तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, ताकत ही नहीं मिलेगा, शक्ति भी नहीं आएगा। तो मेन ऊर्जा क्या होता है, सूर्य हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, मतलब धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। धरती जो तो है लेकिन उसमें कितने प्रतिशत पर पानी है। तो देखिए 71% क्या है, पानी से ढका हुआ है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 71 तो है नहीं, तो 71 के यहाँ क्या पे 75, तो इसको 75 बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत पानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मृदा की संरचना क्या है, मृदा की संरचना का मुख्य कारक क्या है, मृदा की जो संरचना है उसका मुख्य कारक क्या है। तो देखिए मृदा का जो संरचना होता है ना, ये ह्यूमस होता है, यानी कि खाद है, इसका मुख्य कारण खाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, क्या कहता है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये 78% है। कितना है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या होगा इसका आंसर, क्या जीवधारी होगा, जल होगा, मिट्टी होगा, वायु होगा, जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर आपको प्यारे बच्चों कमेंट में देना है। और यहाँ से आपके 150 प्लस क्वेश्चन, यानी कि हम 150 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो वीडियो को एकदम लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।